हेलो एवरीवन, मेरा नाम परितोष पंकज है। मैं इस बार की सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2019 में 142वीं रैंक प्राप्त की है। इससे पहले मैं आपको अपनी एजुकेशन की जानकारी देना चाहूँगा। मैं 12वीं कक्षा तक बिहार के भोजपुर ज़िले के आरा शहर में पढ़ाई किया और उसके बाद मैंने TS चाणक्य मुंबई, जो कि एक मर्चेंट नेवी का कॉलेज है, उसमें एडमिशन लिया। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको मर्चेंट नेवी प्रोफेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इस प्रोफेशन के जो प्रोज हैं, जो कॉन्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे पहलू जिनके बारे में आप क्यूरियस होंगे और आपको नहीं पता होगा, तो इस वीडियो में मैं ये साझा करना चाहूँगा। मर्चेंट नेवी की पढ़ाई मैंने TS चाणक्य मुंबई से की थी। उस समय 2007 में मैं एडमिशन लिया था। तो उस समय जो एडमिशन प्रोसीजर था उसमें IIT JEE के मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन होता था। उसमें 3 कॉलेजेस होते थे। आइदर TS चाणक्य मुंबई आप लीजिए, जो कि प्योरली नेविगेशन साइड से बिलोंग करता था। उसके बाद मेरी कोलकाता एक कॉलेज था जो कि इंजीनियरिंग साइड को बिलोंग करता था। और एक तीसरा कॉलेज था मेरी मुंबई, मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई। उसमें ड्यूअल डिग्री की पढ़ाई होती थी। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते थे कि इधर आप नेविगेशन साइड में जाएंगे या आप इंजन साइड में जाएंगे। किसी भी जहाज़ में 2 हिस्से होते हैं, 3 डिपार्टमेंट होते हैं बेसिकली। पहला नेविगेशन साइड, दूसरा इंजन साइड, और तीसरा जो होता है वो गैली स्टाफ का होता है, जिसमें चीफ कुक वगैरह होते हैं। तो मैं TS चाणक्य में एडमिशन लिया, जिसमें मैंने नेविगेशन साइड को चुना था। 2007 में मैंने एडमिशन लिया। 3 साल का कोर्स था। जो कोर्स था उसका नाम था BSc नॉटिकल साइंस। 2010 में मैंने 3 साल की पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएशन की डिग्री ली। तो ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से मिली थी मुझे। अभी फ़िलहाल इस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर थोड़ा चेंज हो चुका है जब से इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बना है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो TS चाणक्य को अब इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी मुंबई कैंपस के नाम से जाना जाता है। इसका जो एंट्री प्रोसीजर है वो भी चेंज हो चुका है। पहले IIT JEE के थ्रू इसमें एडमिशन होता था। उसके बाद IMU ने खुद से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू किया। तो अगर आप मर्चेंट नेवी प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको IMU का एक एग्ज़ाम देना होता है। उस एग्ज़ाम में आपको जो मार्क्स मिलते हैं उस मार्क्स के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। TS चाणक्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन था। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट मरीन इंजीनियरिंग या फिर मर्चेंट नेवी के इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं इंडिया में, जिसके चलते ऑप्शंस बहुत सारे हो चुके हैं। तो पहले ऑप्शंस की कमी थी, अब ऑप्शंस बहुत सारे हो चुके हैं। तो ये था कि मर्चेंट नेवी में इंटर कैसे किया जाए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। जनरली मैं चूँकि बिहार से हूँ और हमारे तरफ मर्चेंट नेवी को एक संदेहास्पद नज़र से देखा जाता है। इसके बारे में कई भ्रांतियाँ हैं। जैसे 2-3 भ्रांतियाँ जो कि बहुत कॉमन है, जो कि आप लोगों ने भी कई बार सुनी होंगी। सबसे पहला, 6 महीने की जॉब होती है। 6 महीने जहाज़ पे रहना होता है, फिर 6 महीने घर पे रहना होता है। दूसरा, ईजी मनी है, पैसे बहुत आसानी से मिलते हैं। तीसरा, जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा लग्जेरियस होती है। और चौथा कि हम लोग एंटी सोशल हो जाते हैं, थोड़ा सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये भ्रांतियाँ हैं। अब मैं आपको असलियत बता रहा हूँ। जब आप एज ए कैडेट मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। आपके पास मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं। एक तो आप एक छोटी सी उम्र में एज ए कैडेट जहाज़ ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको अचानक से सोसाइटी से काट के एक जहाज़ पे भेज दिया जाता है जहाँ पे मुश्किल से 20 से 25 लोग रहते हैं, और उसमें आपको 6 महीने या फिर कैडेटशिप के टेन्योर के हिसाब से कभी 9 महीने भी आपको समय बिताना पड़ता है। तो जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड के रूप में एक अच्छी खासी पैसे मिलते हैं। उस समय जब मैं करता था तो अराउंड 30,000 रुपीज़ के आसपास पर मंथ मिलते थे। मेरी ट्रेनिंग 1 साल की थी। अगर आप डिप्लोमा करके जाना चाहते हैं तो आपको 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करना होगा, लेकिन उस हालत में आपको जो ट्रेनिंग करनी होगी वो 18 महीने की करनी होगी और हमें 12 महीने की करनी होगी। ये उस समय का रूल था। तो मैं चूँकि ग्रेजुएशन किया हुआ था तो मेरे को 12 महीने की ट्रेनिंग करनी थी, तो मैंने 6-6 महीने करके 2 जहाज़ किए। तो जो सैलरी होती है वो बेसिक उस समय की 30,000 रुपीज़ के आसपास होती थी, जो कि अचानक से 21 साल की उम्र में अगर आपको 30,000 रुपीज़ मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे थे, आज से 10 साल पहले। तो उस समय मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की एज अ कैडेट। मैंने एक सेल किया, फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत चैलेंजिंग रहा, लेकिन चैलेंजेस तो आपको लाइफ में फेस करने ही पड़ेंगे अगर कुछ बड़ा करना चाहो तो।
तो उसके बाद मैंने फिर एग्ज़ाम क्लियर किया। मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्ज़ाम लेती है उसमें आपको थर्ड ऑफिसर के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है। वो एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेंगे तो सेकेंड मेट लाइसेंस आपको मिलता है, जिसके थ्रू आप थर्ड ऑफिसर और सेकेंड ऑफिसर तक जहाज़ पे बन सकते हैं। तो मैंने 2012 में वो एग्ज़ाम क्लियर किया और फिर मैं एज ए थर्ड ऑफिसर जहाज़ ज्वाइन किया। मैंने पूरे 3 साल एज ए थर्ड ऑफिसर काम किया। 2015 में मैंने जॉब छोड़ी और इन 3 सालों में जो सैलरी हुई वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई। जब आप कैडेटशिप में रहते हैं तो आपको 30,000 रुपीज़ के आसपास मिलता है, लेकिन जैसे ही आप थर्ड ऑफिसर में प्रमोट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी अराउंड 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं एक एक करके सॉल्व करना चाहूँगा आपकी क्वेरीज। सबसे पहले 6 महीना पानी में रहना होता है, 6 महीना ज़मीन पर रहना होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें 6 + -1 होते हैं। आप 5 महीने या फिर 7 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं है कि आपको 6 महीना फिर घर पे रहना पड़ेगा। अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, या फिर अगर आप अपने आप को और अर्ली एज में और ज़्यादा एक्सपोजर देना चाहते हैं, तो आप 6 महीने घर पे ना रुक के 2 महीने में भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाज। अगर आपका मन करे तो आप 8-10 महीने घर पे रह सकते हैं। तो छुट्टी का ऐसा कोई वो लिमिट नहीं है कि आप 6 महीने जहाज़ पे रहिएगा तो 6 महीने आपको ज़मीन पे रहना ही है। तो ये जो भ्रांति है ये सही नहीं है। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 6 महीने घर पे रहना पड़ता है, ये सही नहीं है। दूसरा ईजी मनी है। मैं आपको सिंसियरली ये बात बताना चाहता हूँ, ईजी मनी कहीं से नहीं है। अगर आप एक बार जहाज़ पे चले जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी टफ मनी है। और जनरली ये देखा जाता है कि जब भी कोई मर्चेंट नेवी अफसर अगर अपनी शादी करता है तो वो सबसे पहले अपनी वाइफ को एक बार जहाज़ पे ज़रूर ले जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ को ये पता चलता है कि ये जो पैसे हैं बहुत मेहनत से आ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब जहाज़ चलता है तो हमें हर 2-3-4 दिन पे डिपेंड करता है कि इस एरिया में हम लोग सेल कर रहे हैं, स्टॉर्म्स का सामना करना पड़ता है। तूफ़ान आते हैं, समुद्री तूफ़ान, और बहुत बार इतने ज़्यादा भयंकर तूफ़ान आते हैं कि आप वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल होता है। आप सो नहीं पाएंगे, आप हमेशा रोलिंग पिचिंग झेलेंगे, आप हिलते रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में और आपको जॉब भी करनी है, क्योंकि जहाज़ पे एक रैंक पे एक ही ऑफिसर होता है, तो आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आप भले बीमार हों, आप कुछ भी हों, आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत टफ जॉब है। उसके बाद जब जहाज़ पोर्ट में आता है तो पोर्ट में जो भ्रांतियाँ हैं कि हम लोग बहुत घूमते हैं, सही बात है। जब बहुत सारी कंट्री में आप जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है कि आप घूम के आ जाएं। तो जनरली ये टाइम 6 घंटा होता है मैक्सिमम। उस 6 घंटे बाद चूंकि हर अल्टरनेट 6 घंटे पे आपकी ड्यूटी लगी होती है, तो आपको 6 घंटे मैक्सिमम बाहर घूमने के मिलते हैं, उसमें आपको घूम के आना होता है। तो इस तरह आप बाहर घूमेंगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन पोर्ट में जो ड्यूटीज़ होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ईजी मनी का कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि मर्चेंट नेवी में सैलरी काफ़ी अच्छी है, और वो इसलिए अच्छी रखी गई है कि अगर उस सैलरी कम कर दी जाए तो काफ़ी चैलेंजिंग जॉब हो जाएगा, और उतने पैसे जब आपको ज़मीन पे मिलने लगेंगे तो कोई भी अपनी फैमिली से दूर क्यों जाना चाहेगा, वो भी एडवर्स कंडीशन में। इसलिए सैलरी थोड़ी सी हाई है, जो कि एक पॉजिटिव साइड है। तीसरा कि हम लोग जो होते हैं वो एंटी सोशल हो जाते हैं या फिर सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं। पहले ये थोड़ी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की मर्चेंट नेवी में, कि जब आप जहाज़ पे होते तो आपके पास फ़ोन नहीं होता था, आपके पास टीवी नहीं होता था, आपके पास कुछ भी नहीं होता था कि आप कांटेक्ट कर पाए सिवाय एक सैटेलाइट फ़ोन के। वो सैटेलाइट फ़ोन भी इतना महंगा होता था कि अगर आप 1 मिनट बात करेंगे तो उसके अराउंड 60 रुपीज़ लगते थे। तो जितनी पैसे हम लोग कमाते थे उसका एक अच्छा खासा हिस्सा अगर हम घर वालों से बात करना चाहे तो उसमें देना पड़ता था। धीरे धीरे जब संचार क्रांति और ज़्यादा विकसित हुई तो ये चीज़ें सॉल्व हुई। अब जहाज़ पे इंटरनेट वगैरह काफ़ी अच्छे किस्म के उपलब्ध रह रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना होगी। लेकिन फिजिकल कम्युनिकेशन एक अभी भी चैलेंज है मर्चेंट नेवी के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आपके घर में इमरजेंसी हो जाती है, और अगर आप ज़मीन पे हैं तो आप किसी कीमत पर अपने घर पहुंच सकते हैं। या तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको फ़्लाइट टिकट्स महंगी मिलेंगी, या फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, एक जगह के जगह 1.5 दिन लग सकता है, लेकिन आप अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप मर्चेंट नेवी में हैं और आपका जहाज़ मिड पैसिफिक ओशियन या मिड अटलांटिक ओशियन में है, आप चाह के भी अपने घर नहीं पहुँच पा सकते हैं जब तक कि कोई नियरेस्ट पोर्ट ना आए, कोई कोस्ट ना आए जहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन किया जा सके और आपको आपके घर पहुँचाया जा सके। तो अगर आप मिड ओशियन में हैं तो आप अफसोस के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, एक जो नेगेटिव पॉइंट मैं बोलूँगा, अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मर्चेंट नेवी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद रही बात कि जो लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा नकारात्मक एक भाव बना हुआ है मर्चेंट नेवी को लेकर के
कि जनरली जो लोग मतलब ज़्यादा इजी मनी रिलैक्सेशन वाला जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। मर्चेंट नेवी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं। वो वहाँ पे गए हैं अपने किसी कंडीशन के चलते या फिर अपने शौक़ के चलते, या फिर बहुत सारे मेरे सीनियर ऐसे हैं जो कि मर्चेंट नेवी में जॉब किए, क्योंकि आपको अर्ली एज में एक्सपोज़र, वर्ल्ड एक्सपोज़र का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इतने अच्छे पैसे इस अर्ली एज में नहीं मिलेंगे। और मेरे बहुत सारे सीनियर थे जिन्होंने मर्चेंट नेवी में कुछ साल जॉब किया, फिर उन्होंने हायर एस्पिरेशन लाइक सिविल सर्विसेज की तैयारी की, उन्हीं पैसों से तैयारी की और अपने आप को सफल बनाया। तो उन सीनियर से एस्पिरेशन लेते हुए मैंने भी क्या किया कि मैंने 5 साल जॉब किया और इतने पैसे रख लिए कि एक तैयारी के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है ये तैयारी लंबी खींच जाए। हर प्रतिभागी चाहता है कि वो पहले प्रयास में ये एग्ज़ाम क्लियर करे, लेकिन जब आप रिज़ल्ट उठा के देखेंगे तो ये सच्चाई नहीं है। जो पहले प्रयास में सफल हो जाते हैं उनके लिए हैट्स ऑफ, सही में वो उस लायक हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग नहीं सफल हो पाते हैं पहले प्रयास में, दूसरे तीसरे प्रयास उनको लग जाते हैं, चौथे प्रयास भी लग जाते हैं, छठे प्रयास भी लग जाते हैं, लेकिन वो लोग भी इक्वली गुड हैं, इक्वली टैलेंटेड हैं, बस थोड़ा लंबा खींच जाता है जर्नी। तो जब मैं आया था तो मैंने सोचा कि अगर मैं जा रहा हूँ, मुझे घर से पैसे लेने में थोड़े संकोच हो रहे थे, क्योंकि जब आप एक ऐसी जॉब छोड़ के आ रहे हैं जहाँ पे आपकी सैलरी एक हैंडसम सैलरी होती है, जो लोगों का सपना होता है, आप इतनी हायर अमाउंट की सैलरी छोड़ कर अचानक से बेरोजगार का ठप्पा लेने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रिस्क था। और जब आप बड़ा गेम खेलते हैं तो आपको रिस्क भी बढ़ा लेना पड़ता है। मैंने ये रिस्क लिया। मेरे घर वालों ने कभी नहीं बोला कि आप जॉब कंटिन्यू करिए, आपको क्या करना है, मतलब आप हमेशा मुझ पर छोड़ दिया कि आपको जो करना है करिए। उन लोगों को मेरे पे भरोसा था कि अगर मैं इतनी बड़ी या फिर इतनी हायर सैलरी की जॉब छोड़ के आ रहा हूँ तो कुछ तो प्लान करके आऊँगा, या कुछ अपने आप पे भरोसा होगा मेरे को। और ये सही में सच बात थी। मुझे लग रहा था, जैसे जहाज़ पे मैं अक्सर सोचा करता था कि काश मेरे में ऐसा काबिलियत है कि अगर मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ तो शायद निकाल लूँ। लेकिन अगर मैं जहाज़ पे सोचता रह जाता और मेरा उम्र निकल जाता और मैं अटेम्प्ट ना देता तो ये बेमानी होता, क्योंकि हवा में बहुत बार लगता है कि मैं जाता तो ये कर लेता, मैं जाता तो वो कर लेता, और नहीं कर पाता तो ज़िंदगी भर एक टीस रह जाती। तो मैं तैयारी करने इस मकसद से भी आया था कि मन में टीस लेके ज़िंदगी नहीं जीना है। मैं आया, तैयारी किया, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मेरी जर्नी थोड़ी लंबी खींच गई, लेकिन इस जर्नी में मैं खुद को, अपने आप को हमेशा से सपोर्ट रखा। फाइनेंशियल जितने भी इशू हैं मैंने खुद से सॉल्व किए। मैंने माता पिता पे कभी ये चीज़ नहीं आने दी कि मैं वापस से बेरोजगार हो गया हूँ तो उनको हर महीने मेरे पैसे भेजने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं मर्चेंट नेवी का इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ। अगर मैं मर्चेंट नेवी में नहीं रहता तो हो सकता है मुझे वापस जाना पड़ता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन तक रहेंगे, कहीं पे तैयारी करने रहेंगे तो आपके पैसे खर्च होते हैं। कुछ पैसे ऐसे खर्च हो गए जो कि आप ना चाह के भी रोक नहीं सकते हैं, तो एक मिनिमम अमाउंट खर्च होता है। तो मैं मर्चेंट नेवी को हार्ट से थैंक करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि टफ़ लाइफ फेस कर सकूँ, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकूँ और इस जर्नी को कंप्लीट कर सकूँ। तो मैं आप जो युवा हैं जो अभी 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए मर्चेंट नेवी एक अच्छा विकल्प हो सकता है और बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और बहुत ही अच्छा कैरियर हो सकता है। तो आप एक थॉट दीजिएगा। प्रोज एंड कॉन्स हर जॉब के होते हैं, कोई भी जॉब परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसके जो नेगेटिव साइड है उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं तो शायद आपके लिए बहुत आसान होगा। और ट्रस्ट मी, मर्चेंट नेवी की लाइफ में रह के ही मुझे पता चला कि ज़िंदगी कैसे जीना है। क्योंकि जब आप हमेशा अकेले रहते हैं तो आप सोचते रहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपको अपने अंदर की ताकत का पता चलता है। और इसीलिए शायद हुआ कि जब मेरे यूपीएससी कैरियर में असफलताएँ आई, बहुत बार मैं टूटा। ऐसा नहीं है कि मैं सुपरमैन था, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं रोया नहीं। बहुत बार ख़राब लगा, क्योंकि जब आप दिल से मेहनत करते हैं सफलता नहीं मिलती तो ख़राब लगता है। लेकिन मैंने उस हिसाब से अपने आप को संभाला और एक विश्वास था कि कुछ नहीं होगा तो कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे लाइफ में। इतना था कि चलो यार कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे लाइफ में, इतना बस भरोसा था। मुझे नहीं पता था ये सिलेक्शन होता नहीं होता, हो गया है। आप सबकी दुआ है, माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है, इसके चलते हो गया। लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि इस बार समय मेरा था, आने वाला समय और लोगों का होगा जिनका अभी का समय ख़राब चल रहा है। तो इस बात के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा और आप सबको आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू।